गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं क्लास 7 और 8 के बच्चों को हिंदी ग्रामर बताना चाहूँगा। विगत दिनों जो मैंने वीडियो आपके पास भेजा था उसमें विशेषण की चर्चा हुई थी, एडजेक्टिव की चर्चा हुई थी। आज मैं उसके आगे वर्ब क्रिया के बारे में विशेष रूप से बताना चाहूँगा। साथ ही साथ एक मेरी अपील है, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सावधानी पूर्वक अपने सारे कार्य को करते रहें। पठन पाठन का कार्य चलता रहे। आइए हम विषय वस्तु पर चल रहे हैं। क्रिया, व्हाट इज वर्ब? क्रिया क्या है? क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका स्पष्ट उत्तर है, जिस शब्द अथवा शब्द समुदाय के द्वारा, शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के करने या होने अथवा स्वामित्व का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे हम तो ये जानते हैं कि लिखना, पढ़ना, दौड़ना ये सब क्रिया है, लेकिन लिख, पढ़, खा, जा ये सब धातु हैं। जब इसमें प्रत्यय जुड़ेगा तो क्रिया का रूप हो जाएगा। जैसे लिख धातु में ना अगर जोड़ देते हैं तो लिखना, ये क्रिया हो जाती है। पढ़ धातु में अगर ना जोड़ देते हैं तो पढ़ना, ये आपका क्रिया हो जाता है। जा धातु में अगर ना जोड़ देते हैं तो जाना हो जाता है, ये क्रिया हो जाती है। खा में ना जोड़ देते हैं तो खाना हो जाता है। इसी तरह से धातु के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो वास्तविक क्रिया का स्वरूप स्पष्ट होता है, प्रकट होता है, सामने आता है। और मैं आपको बताऊं, क्रिया जो है कर्म के आधार पर, क्रिया के मात्र 2 रूप होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 अंग होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता। अकर्मक, बिना कर्म का, मतलब जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। आज जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पड़ता है, वो सकर्मक हो जाता है। संक्षिप्त में जान लीजिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक होता है, और जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक हो जाता है। उदाहरणार्थ, बच्चे खेल रहे हैं, अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, और बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यह सकर्मक क्रिया हो गई। गीता खा रही है, एक कर्ता है और एक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। समझने की कोशिश करें आप। गीता खा रही है, गीता पी रही है, गीता सो रही है, यह अकर्मक क्रिया है। अगर हम कह दें कि गीता पलंग पर सो रही है, सकर्मक हो जाएगा। रीता
मीठा फल खा रही है या आम खा रही है, यह सकर्मक हो जाएगी। रीता खा रही है अकर्मक, और रीता आम खा रही है सकर्मक। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जिसकी चर्चा मैं अभी आपके सामने स्पष्ट किया था। अकर्मक, जिस क्रिया में कर्म न हो, जिस वाक्य में कर्म न हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़े, वहां पर सकर्मक हो जाता है। अब मैं थोड़ा इसका विस्तार देना चाहूंगा। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने गए हैं। कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं। अब ये प्रयोग के दृष्टि से, प्रयोग के आधार पर, प्रयोगानुसार क्रिया के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया में जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, सामान्य क्रिया कहलाती है। आप आए, वह नहाया, इसमें यह सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया, जहां 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका, मेरा हृदय दुख से भर गया। ये संयुक्त क्रियाएं हैं। यहां 2 से अधिक क्रियाएं हैं, तो यहां पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अभी मैंने बताया सामान्य क्रिया में क्या होता है, जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, और संयुक्त क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है। नाम धातु क्रिया क्या होती है? तीसरी क्रिया। अभी मैंने बताया कि क्रियाएं प्रयोग के अनुसार 5 होती हैं और कर्म के अनुसार 2 होती हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। हथियाना, अपनाना, लजाना, ये जुठलाना, ये तमाम उदाहरण जो हैं नाम धातु क्रिया के हैं। अब आता है 4 नंबर पर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या क्या होता है? वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराता है, प्रेरणा स्वरूप। इसके 2 भाग होते हैं, प्रेरक, प्रेरणा। यहां पर 2 कर्ता हो जाते हैं, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, मां ने राधा से पत्र लिखवाया। राधा की मां स्वयं पत्र न लिखकर राधा से लिखवाती है। अर्थात मां जो है प्रेरणा स्वरूप राधा को प्रेरित करती है पत्र लिखने के लिए। तो यहां पर क्या होता है? दो चीजें हो जाती हैं। मैंने नहीं बताया प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, प्रेरणा स्वरूप, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। और 5वां है लास्ट, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी प्रमुख, ऐसे समझिए, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया आ जाए, प्रयुक्त हो जाए, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। पूर्वकालिक
क्रिया से पूर्व क्रिया का आना। किसी क्रिया से पूर्व यदि दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो जाए, आ जाए, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे मैं अभी स्कूल से आकर खा रहा हूं, मैं अभी सोकर उठा हूं। इसमें उठना क्रिया है और उठने से पहले सोकर, क्रिया से पहले क्रिया का आना स्पष्ट हो रहा है। एतएव यहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब यहां पर एक ध्यान देने योग्य चीज है, इंपॉर्टेंट। क्या पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के समान रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर अथवा कर के लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है या धातु के अंत में कर अथवा कर के लगाकर इसे बनाया जाता है। उदाहरण स्वरूप, एग्जाम्पल, बच्चा दूध पीते ही सो गया। लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएंगी, कर या करके। यह पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है। एक और चीज इसमें होता है, कहीं कहीं अपूर्व क्रिया भी होती है। अपूर्व क्रिया भी का भी प्रयोग करना पड़ता है। कैसे? कभी कभी वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण, अधूरा। जैसे थे, हो, बना लिया। क्या बना लिया? बनाना तो क्रिया है, लेकिन वाक्य स्पष्ट नहीं होता। मैंने घर बना लिया और वाक्य पूरा हो गया। गांधी जी थे, क्या थे? गांधी जी राष्ट्रपिता थे। और अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक भी कहते हैं। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं हिंदी साहित्य में, व्याकरण में, उसे पूरक भी कहते हैं। जो मैंने तथ्य आपके क्रिया के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया, आप लोगों को अवगत कराया, उस पर ध्यान दें और इसको दोहराते रहें। धन्यवाद। कमेंट करें।